गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इंटर लॉ का फर्स्ट रिवीजन क्लास है, इसीलिए मैं आपके साथ कुछ बेसिक बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई हैव क्रिएटेड अ डिफरेंट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली रिवीजन। ठीक है, ये चैनल है, आप देख सकते हो डेली रिवीजन। तो एक सेपरेट चैनल मैंने क्रिएट किया है जिसमें क्या होगा कि डेली मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, लॉ, इनकम टैक्स, ऑडिट और फाइनल, इंटर, फाउंडेशन, हर लेवल पे जो भी मैं क्लासेस लेता हूँ, तो इमीडिएटली आफ्टर द क्लास आई विल क्रिएट अ स्मॉल रिवीजन वीडियो फॉर दैट क्लास। 5 to 10 मिनट्स का छोटा सा ही रहेगा, कभी कभी लंबा हो जाता है, नहीं तो छोटा ही रहेगा। तो देयर विल बी अ वेरी स्मॉल रिवीजन वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। इसका पर्पस क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जब वो जा रहे हैं घर में, रात को खाली टाइम है, तो उस वक्त कम से कम वो उस क्लास का रिवीजन तुरंत कर सकें। इट इज़ वेरी हेल्पफुल। सो डेली रिवीजन चैनल, इट इज़ लाइक ऑन द गो रिवीजन। आप कभी भी, कहीं भी, एनी टाइम, एनी वेयर, सिर्फ मेरा ये चैनल खोल के रिवाइज कर सकते हो। तो जो भी क्लास मैंने पढ़ाया इनकम टैक्स में, लॉ या ऑडिट में, उसका एक स्मॉल रिवीजन रहेगा, उससे पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फ्रेश हो जाएगा। जो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम होती है ना कि हम पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, बहुत सारे चैप्टर हो गए याद नहीं आ रहा, तो ये उसमें हेल्प करेगा। तो जब तुमको खाली टाइम मिले, रास्ते में जा रहे हो, कम्यूट कर रहे हो, खाली बैठे हो, रात को घर पहुंचे हो, तो तुम ये इससे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, मेरे जो भी डेली रिविजन्स होंगे मैं वो इस यूट्यूब चैनल पे डालते रहूंगा। नाउ आज का एजेंडा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हाउ इज दिस गोइंग टू वर्क। तुम लोगों को क्या करना है कि जब मेरी क्लास खत्म हो जाती है तो उसके बाद बिफोर प्लेइंग द नेक्स्ट क्लास, मतलब अगर आप क्लास में आ रहे हो मेरे पास फेस टू फेस पढ़ने, या आप घर पे ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप क्या करो कि बिफोर गोइंग इनटू माय नेक्स्ट क्लास यू प्लीज रिवाइज दिस। ठीक है, रिवाइज करने के लिए तुम मेरा ये रिवीजन वीडियोस भी देख सकते हो या फिर मेरे कॉपी बुक से भी रिवाइज कर सकते हो, वॉट एवर योर चॉइस। मैं तो कॉपी बुक बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ बिकॉज वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एक हमेशा से डिमांड रहता है कि सर रिवाइज करा दो, तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहा हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है तुम कॉपी बुक से करोगे तो आई विल लाइक इट मोर, मतलब वो ज़्यादा अच्छा है, बट फिर भी एक सपोर्ट के लिए मैं ये बना रहा हूँ। ये एक वर्क कैसे करेगा, आफ्टर एवरी क्लास सेम डे और नेक्स्ट डे एक रिविजन वीडियो आ जाया करेगा, 5 to 10 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन की क्लास कब है, मेरे पास टाइम कितना बचा। ये रिवीजन वीडियो में मैं एकदम शॉर्ट में 5 to 10 मिनट्स के अंदर उस क्लास में जो भी पढ़ाया फटाक से एक बार रिवाइज करा दूंगा। ऑब्वियसली इट्स अ क्विक रिवीजन, तो यहाँ पे खाली ऊपर ऊपर की मेन मेन बातें करेंगे, अंदर में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला रिवीजन करने जा रहे हैं सीए सीएमए इंटर लॉ के लिए। पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनी वन। तो फर्स्ट क्लास जो हुई थी बेसिकली सेकंड क्लास टाइप्स ऑफ कंपनी वन, वही मैं रिवाइज करा रहा हूं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर सर? देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो हम लोग अभी 7 कंपनीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहली 7 कंपनियां। नंबर 1, सबसे पहले सर कंपनी क्या होता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड अंडर दिस कंपनीज एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। सो दैट इज कंपनी का डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का जो डेफिनेशन है ना, उससे मीनिंग समझ में नहीं आता, इन्होंने एक ब्रॉड डेफिनेशन बना दिया। इन्होंने बोला बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स CIOI, a foreign company, company incorporated outside India। तो बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड जब जब कंपनी लॉ में यूज होगा तो उसके अंदर फॉरेन कंपनी या CIOI इंक्लूडेड है। बट इन कंपनी लॉ whenever you use the word body corporate, it does not include cooperative society and other notified body corporates। तो देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड देयर आर अदर नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट्स, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, पर कंपनी लॉ उनके ऊपर लागू नहीं होता। तो कंपनी लॉ बोल रहा है कि हमारे एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर, जब कभी बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यूज होगा उसमें कोऑपरेटिव और ये अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स ये सब शामिल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 3, 4, 5। थर्ड, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। In a company limited by shares, the liability of the members, the shareholders, is limited to the unpaid amount on the share, if any। ठीक है, तो शेयर्स अगर फुल्ली पेड है तो कोई लाइबिलिटी नहीं, पार्टली पेड है तो जो अनपेड अमाउंट है उतना ही मैक्सिमम लाइबिलिटी है। चौथा, अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी कंपनी में द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट गारंटीड बाय देम। द अमाउंट गारंटीड बाय देम को हम लोग बोलते हैं अंडरटेकिंग या प्रॉमिस। ठीक है, तो उन्होंने जो गारंटी अमाउंट बोला है वही उनकी मैक्सिमम लायबिलिटी है। और पांचवा है अनलिमिटेड कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड। इन तीनों का मैंने एग्जांपल दिया। शेयर्स का तो सारा ही दुनिया का एग्जांपल है
गारंटी कंपनी का एग्जांपल है हिंदुस्तान क्लब लिमिटेड, और अनलिमिटेड कंपनी का एग्जांपल है दरबार इन्वेस्टमेंट्स कंपनी। आप देख सकते हो अनलिमिटेड कंपनी के लास्ट में लिमिटेड वर्ड्स नहीं होता, लिमिटेड वर्ड नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 हम लोगों ने डिस्कस किया था ओपीसी। ओपीसी के ऊपर तो मेरा एक फुल चैप्टर, पूरा फुल क्लास ही डिस्कशन होगा बाद में, अभी सिर्फ एक छोटा सा डेफिनेशन। ओपीसी इज अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज एस मेंबर, जिसमें एक ही पर्सन सिर्फ मेंबर होता है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, मिनिमम 1 मैक्सिमम 1। लास्ट प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 रिस्ट्रिक्शन होते हैं। पहला रिस्ट्रिक्शन शेयर ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है कि कोई भी शेयर होल्डर अपना शेयर ऐसे जिसको मुंह उठा के बेच नहीं सकता। सो द रिस्ट्रिक्शन, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सेकेंड प्रॉब्लम होती है कि मैक्सिमम मेंबर 200 से ज्यादा नहीं। एंड थर्ड, इट कैनॉट मेक अ पब्लिक इशू ऑफ एनी सिक्योरिटी, तो आईपीओ नहीं कर सकते। तो प्राइवेट कंपनी क्या होता है? अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच हैज 3 restrictions in its articles. Number 1, restricts the transfer of shares. Number 2, limits the number of member to 200. Obviously इसमें joint members को आप 1 गिनोगे, करंट एम्प्लॉय जिनको आपने शेयर्स दिया है वो काउंट नहीं होंगे, एक्स एम्प्लॉयज जिनको जब वो एम्प्लॉय थे तब आपने शेयर दिया था तो वो भी काउंट नहीं होंगे। एंड थर्ड, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी, मतलब ये लोग अपने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर किसी का भी पब्लिक इशू आईपीओ नहीं कर सकते। तो दैट्स अ प्राइवेट कंपनी। सो ये था छोटा सा रिवीजन सेशन। 7 टाइप्स ऑफ कंपनीज अभी हमने डिस्कस किया और हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी मैं आपको 5 टाइप्स ऑफ कंपनीज रिवाइज करवा रहा हूँ। ये रहे, ये 5 टाइप की कंपनीज है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, जल्दी से एक बार कर लेते हैं, क्विक रिवीजन है। पब्लिक कंपनी, ओके, लिखा हुआ बोर्ड पे, मैं खाली बोल रहा हूँ, एक बार लाइन टू लाइन ऐसे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। पब्लिक कंपनी क्या होता है? सर पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, एंड विच हैज सर्टेन मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड, जो अभी मैंने बताया था कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कोई प्रिस्क्राइब नहीं, वो बस वो डायलॉग चल रहा है। सेकेंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा देयर इज समथिंग कॉल्ड डीम्ड पब्लिक कंपनी। सर व्हाट इज डीम्ड पब्लिक कंपनी? एक ऐसा प्राइवेट कंपनी जिसका होल्डिंग कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, तो सच अ प्राइवेट कंपनी इज रिगार्डेड एज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी। तो वो ये रहा डीम्ड पब्लिक कंपनी। ओके, डीम्ड पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में 3 रेस्ट्रिक्शन होते हैं, उसके नाम में प्राइवेट लिमिटेड होता है पर वो माना जाता है पब्लिक कंपनी। इट विल सफर फ्रॉम ऑल द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ पब्लिक कंपनी बट इट विल नॉट एंजॉय द एडवांटेजेस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का जितना भी लीगल कंप्लायंस है वो इसको भी करना पड़ेगा, बट इसको पब्लिक कंपनी के फायदे नहीं मिलेंगे। मतलब ऐसी डीम्ड पब्लिक कंपनी जो एक्चुअली में है प्राइवेट कंपनी, ये पब्लिक इशू नहीं लेके आ सकती। सो दैट्स अबाउट पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट 4 कंपनीज जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, दे आर ग्रुप कंपनीज। दे आर व्हाट? दे आर ग्रुप कंपनीज, ठीक है, इनको ग्रुप कंपनीज कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है होल्डिंग एंड सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी का जो डेफिनेशन है वो बहुत एकदम इजी सा है। इन्होंने बोला होल्डिंग कंपनी मतलब एक कंपनी जिसके पास सब्सिडरीज हो, तो इससे तो कुछ मतलब क्लियर नहीं होता, तो यानी कि हमको अल्टीमेटली सब्सिडरी का डेफिनेशन देखना पड़ेगा। तो सब्सिडरी का डेफिनेशन सबसे ज्यादा डिटेल में है, आपको याद रखना है। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी या तो बीओडी के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करने का पावर रखती हो। अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर सकती है तब फिर ये होल्डिंग है और वो सब्सिडरी। कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करने का मतलब है दैट होल्डिंग कंपनी हैज द राइट टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। सब्सिडरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसमें से मेजॉरिटी को अपॉइंट या रिमूव करने का पावर जिस कंपनी के पास है उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है 1 और 2। दूसरा तरीका है मोर देन 50% वोटिंग पावर। क्या? मोर देन 50% वोटिंग पावर, ठीक है, ये सेकंड तरीका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सिडरी का डेफिनेशन। सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी Number 1 controls the composition of board or holds more than 50% voting power directly or indirectly। तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के अंदर डायरेक्टली 50% वोटिंग पावर होल्ड कर सकता है, मोर देन 50%, या फिर इनडायरेक्टली थ्रू अदर सब्सिडरीज। जैसे एक होल्डिंग कंपनी है, उसके कुछ सब्सिडरीज हैं, वो सब्सिडरीज जो हैं वो किसी तीसरे कंपनी के अंदर मिला जुला के मोर देन 50% कर रहे हैं,
तो माना जाएगा कि मैं उसका भी होल्डिंग कंपनी हूं, ठीक है। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोर देन 50% वोटिंग पावर अगर वो किसी कंपनी में होल्ड कर रहा है तो सामने वाला सब्सिडियरी और हम हो गए होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का चेन बन सकता है, मतलब होल्डिंग फिर सब्सिडियरी फिर उसका सब्सिडियरी लाइक दैट, बट क्लियर कट 2 लेयर ऑफ सब्सिडियरी से ज्यादा अलाउड नहीं है, मैक्सिमम 2 लेयर ऑफ सब्सिडियरी। जैसे एक होल्डिंग कंपनी, उसके नीचे जो सब्सिडियरी उसको बोलते हैं फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर में आपको जितना सब्सिडियरी रखना है आप रखो, उसमें दिक्कत नहीं है। फर्स्ट लेयर के एक नीचे और एक सब्सिडियरी का लेयर हो सकता है, सेकंड लेयर, उसमें भी कितना रखना है रखो, बट देयर कैन नॉट बी अ थर्ड लेयर, ठीक है। सो एक लेयर के अंदर कितना सब्सिडियरीज है कोई लिमिट नहीं, लेकिन टोटल कितने लेयर्स अलाउड है, 2 लेयर अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। 6 ऐसी कंपनियां होती हैं एक्सेप्शनल जहां पर मोर देन 2 लेयर्स अलाउड होता है, ठीक है। तो ये रहा सब्सिडियरी कंपनी का डिविजन। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग एंड एसोसिएट का पैकेज। इनके बीच में वोटिंग पावर कम रहता है। देखो मोर देन 50% वोटिंग पावर है तो रिश्ता है होल्डिंग सब्सिडियरी का, लेकिन अगर वोटिंग पावर इतना है 50 तक 20 या उससे ऊपर, तो 20 या उससे ऊपर एंड मैक्सिमम अप टू 50, अगर इतना वोटिंग पावर है तो फिर रिश्ता जो है वो इन्वेस्टिंग एसोसिएट है। मोर देन 50 होते ही होल्डिंग सब्सिडियरी बन जाएगा। सो इन्वेस्टिंग कंपनी का कोई डेफिनेशन नहीं होता लॉ के अंदर, खाली नाम लिखा है इन्वेस्टिंग कंपनी। एसोसिएट कंपनी इज अ कंपनी जिसके अंदर इन्वेस्टिंग कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करती है, मतलब एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर बट नॉट अ सब्सिडियरी, मतलब लेस देन इक्वल टू 50% वोटिंग पावर। जॉइंट वेंचर्स जो होते हैं वो भी एसोसिएट कंपनी माने जाते हैं। 2-3 कंपनी ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर में नया कंपनी चालू किया, तो जॉइंट वेंचर में क्योंकि जॉइंट कंट्रोल होता है, किसी एक जन का कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए वो भी एसोसिएट कंपनी माना जाता है। तो इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। तो ये थे 5 टाइप्स के कंपनीज। थैंक यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। टाइप्स ऑफ कंपनीज में आज ये एक्स्ट्रा टाइप्स ऑफ कंपनीज में अभी रिवाइज कराने जा रहा हूं आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा है सर? लिस्टेड कंपनी। तो पहले तो इन्होंने ये बोला कि लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी विच जिसका एनी कोई भी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो। एनी सिक्योरिटी मतलब चाहे इक्विटी शेयर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे डिबेंचर हो। तो सोचो एक पब्लिक कंपनी है, वो अगर इक्विटी शेयर के बजाय प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर का पब्लिक इशू लेके आए और उसको लिस्टिंग करा दे तो भी वो लिस्टेड कंपनी कहलाएगा। फिर अमेंडमेंट होके एक प्रोविजो डाला गया था और उन्होंने बोला कि ये 3 प्रकार की जो कंपनियां हैं इनको हम लोग लिस्टेड नहीं मानेंगे, ठीक है। कंपनी लॉ के अंदर लिस्टेड नहीं मानेंगे, ऐसे दुनिया में तो लिस्टेड है पर कंपनी लॉ में नहीं मानेंगे। कौन कौन? पहला, वो पब्लिक कंपनी जिसने अपना डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर पब्लिक इशू में नहीं बल्कि प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू किया था और लिस्टिंग कराया है। तो केवल अगर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस में आपने प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर इशू करके लिस्टिंग कराया है तो कंपनी लॉ के लिए आपको लिस्टेड हम नहीं मानेंगे। सेकेंड, वो प्राइवेट कंपनी जिन्होंने अपना डिवेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू किया था, पब्लिक इशू तो कर ही नहीं सकते, प्राइवेट कंपनी जिसने डिवेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट पे दिया था और लिस्टिंग कराया उसको भी हम लिस्टेड नहीं मानेंगे। गुड। थर्ड, वो पब्लिक कंपनी जो इंडिया में तो लिस्टिंग नहीं कराया पर बाहर कहीं फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराया, तो इंडिया के लिए वो लिस्टेड नहीं है, हम लोग उसको लिस्टेड नहीं मानेंगे। तो ये था लिस्टेड कंपनी का एक ओवरव्यू। नेक्स्ट, स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी एक्सेप्ट पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल नहीं होता, तो स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जो ये ट्विन कंडीशन सेटिस्फाई करे, पेड अप कैपिटल 2 करोड़ के अंदर एंड टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 20 करोड़ के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों आंकड़े सेटिस्फाई होने चाहिए। स्मॉल कंपनी का जो स्टेटस होता है ना, ये हर साल चेक करना पड़ता है, बिकॉज पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो टर्नओवर कैपिटल का फिगर है उसके बेसिस पे ये बार बार बदल सकता है। तो कोई ईयर आप स्मॉल हो, कोई ईयर नहीं हो, इस तरह से। स्मॉल कंपनी के लिए अलग से कोई आरओसी से सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आप अपना फिगर्स देखो, ऑटोमेटिकली आप अपने आप को स्मॉल कंपनी मान सकते हो। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट फॉर दैट। 3 तरह की कंपनियां हैं जिसको हम स्मॉल नहीं मानते, होल्डिंग सब्सिडियरी, सेक्शन 8 कंपनी एंड स्पेशल स्टैट्यूट के अंदर बनने वाला कंपनी, इनको हम स्मॉल नहीं मानते। फॉरेन कंपनी, नेक्स्ट है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी में 2 चीज याद रखना। नंबर 1, इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। ये 2 कंडीशंस है, ठीक है। भारत के बाहर पैदा हुआ है और इंडिया में बिजनेस करता है। अब अगर ई कॉमर्स का या ऑनलाइन का बिजनेस है तब उनको इंडिया में कोई जगह या प्लेस की जरूरत नहीं है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट बात अब याद रखो, अगर एक विदेशी कंपनी इंडिया में ई कॉमर्स या ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है तो वहां प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया होना जरूरी नहीं है। सो फॉरेन कंपनी के लिए ये दो कंडीशंस एकदम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में दो पार्ट हैं। पहला इजी, कोई भी कंपनी जिसमें 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल, जब हम पेड अप कैपिटल बोलते हैं तो उसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आएगा, ठीक है। तो कोई भी कंपनी जिसमें 51% ऑफ द कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी कॉम्बिनेशन, वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। दूसरा पार्ट है अ सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट, डोरमेंट कंपनी का बेसिकली मतलब होता है इनएक्टिव कंपनी, जिसमें कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसी कंपनियों की सबसे बड़ी पहचान है दे हैव नो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, नो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, इनमें कोई काम धंधा नहीं हो रहा, ठीक है। खाली पेटी कैश एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, बाकी परचेज ऑफ गुड, सेल ऑफ गुड कुछ नहीं हो रहा, इवन कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट या परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कुछ नहीं हो रहा, एकदम बंद पड़ा इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी के लिए आपको आरओसी के पास एक एप्लीकेशन देना पड़ता है MSc 1 में कि हम लोग को प्लीज आप डोरमेंट का स्टेटस दे दो, फिर आरओसी आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस अलग से देता है इन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट 5 साल के लिए वैलिड है, रिन्यू नहीं हो सकता, मतलब आप 5 साल तक डोरमेंट रहो, उसके बाद आपको एक्टिव बनना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। सर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग दिस सर्टिफिकेट ऑफ डोरमेंट कंपनी? सर्टिफिकेट ये है कि वंस यू बिकम एन इनएक्टिव कंपनी इन द आईज ऑफ लॉ, आपके लीगल कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, आप पे पेनल्टीज वगैरह एकदम कम हो जाती हैं, ठीक है। 5 साल तक आप ये स्टेटस एंजॉय कर सकते हो। डोरमेंट कंपनी इज अ कंपनी दैट इज क्रिएटेड फॉर सम फ्यूचर प्रोजेक्ट और फॉर होल्डिंग एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, but it has no significant transaction and it is basically an inactive company, ठीक है। 4 तरह के ट्रांजैक्शंस इन्होंने बताए, इन्होंने बोला ये 4 ट्रांजैक्शन को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते, इनको छोड़ के बाकी सब सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है। ये 4 ट्रांजैक्शन क्या है? आरओसी को फॉर्म फाइलिंग का फीस दिया, प्रॉपर्टी पे म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया, अलॉटेड फ्यू शेयर्स टू समबडी ताकि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हमारा प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 7 हो सके, ऑफिस मेंटेनेंस के खर्चे, अकाउंट्स के खर्चे, बस इतना ही। तो ये सब पेटी खर्चे हैं, इनको छोड़ के कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। दीज ट्रांजैक्शंस आर नॉट सिग्निफिकेंट, इनको छोड़ के बाकी जो भी है सब सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। तो दैट इज डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी का सेक्शन क्या है? 455। ओके, सो दीज वर द 5 टाइप्स ऑफ कंपनीज जो हमने बात की। सेक्शन 8 कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, वो अलग से एक चैप्टर में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स अभी हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी लॉ में इन अ कंपनी, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, किस तरह के ऑफिसर्स होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर का बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। हर कंपनी में जो टॉप लेवल के पोजीशन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, तो जो लोग भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर हैं उन्हीं को हम डायरेक्टर मानते हैं। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड डीम्ड डायरेक्टर। सेकेंड कॉन्सेप्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर। इसका डेफिनेशन लंबा है बट ठीक है, सिंपल है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? इट्स बेसिकली अ डायरेक्टर हु इज एंट्रस्टेड विद सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इन्होंने बोला कि ये सब्सटैंशियल पावर कहां से आता है? AAR, आर्टिकल एग्रीमेंट रेजोल्यूशन। तो मैनेजिंग डायरेक्टर मींस द डायरेक्टर हु बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल और एग्रीमेंट और रेजोल्यूशन इज एंट्रस्टेड विद सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इंक्लूड्स एनी डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ MD बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के जो रूटीन काम होते हैं ना, दे आर नॉट रिगार्डेड एज सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड, होल टाइम डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। फोर्थ, की मैनेजरियल पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है, 2 का 51 ये हम लोग क्या आता है। की मैनेजरियल पर्सन में सर कौन कौन है? CEO, MD, मैनेजर, CFO, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जस्ट एक लेवल नीचे जितने भी टॉप मैनेजमेंट पीपल हैं, उनमें से जिन जिन को BOD ने डेजिग्नेट किया है एज KMP, दे आर द KMP. So designated officers occupying the position just one level below the board of directors who have been designated by the board of directors as KMP, they are also KMP. Officer who is in default, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसके अंदर 7 पॉइंट्स है। डिफॉल्ट का मतलब होता है डीम्ड फॉल्ट,
कि मतलब आपकी डायरेक्टली गलती नहीं, पर माना जाएगा कि आप ही गलती है और आप ही को कंपनी लॉ में सजा मिलेगी, जो भी पेनल्टी पनिशमेंट है वो आप ही के ऊपर आएगा, ठीक है। इफ यू आर अ पर्सन हु इज इन द टॉप पोजीशन ऑफ द कंपनी, देन यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बाकी सब सही चल रहा हो। आप ये नहीं बोलते कि हमको नहीं पता था, तो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड डीम्ड फॉल्ट, डिफॉल्ट। तो दीज आर द पीपल हु विल बी कंसिडर्ड एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट। कौन कौन सर? 7 पॉइंट्स है। नंबर 1 होल टाइम डायरेक्टर, नंबर 2 KMP, नंबर 3 स्पेसिफाइड डायरेक्टर। अगर आपके कंपनी में KMP नहीं है, की मैनेजर पर्सन नहीं है, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने में से किसी एक पर्सन को स्पेसिफाइड डायरेक्टर बना देंगे कि हु ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरलुकिंग द लीगल कंप्लायंस प्रोसेस। अब उस स्पेसिफाइड डायरेक्टर के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आएगी। लेकिन अगर नन ऑफ द डायरेक्टर्स वांट टू बिकम अ स्पेसिफाइड डायरेक्टर, देन ऑल द डायरेक्टर्स विल बी ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट। Number 4 charged person, any person who has been given the responsibility of maintaining the accounts of the company and filing of the financial statements, that person is also regarded as officer in default for that job. Next instructional control, any person on whose advice or instruction the board of directors is accustomed to act except professional advice is also regarded as an officer in default. Next aware, a director who is aware of the wrongdoings in the company but does not take any action, or the wrongdoings have happened with the consent of the director, such a director is also officer in default. Last, in case of a public issue, there are certain IPO professionals. अब public issue आता है ना, तो there are certain professionals who specialize in IPO. public issue कैसे करना है? Those IPO professionals are simply called merchant bankers. So public issue के context में even the merchant bankers will be regarded as officers in default. तो ये 7 point officers in default में. Next, promoter. Promoter का definition is quite simple. According to them, there are 3 points only. Number 1, named promoter, a person who has been named as a promoter in the prospectus or annual return. Number 2, सबसे important है, a person who has got ultimate control over the affairs of the company. And number 3, simple instructional control, कि a person on whose instruction, advice or direction, except professional advice, the BOD is accustomed to act. So promoter का असली मतलब होता है a person who has control over the affairs of the company. That person is called promoter. Promoter को लेके ना कुछ मिथ हैं जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ. Promoter may not be a founder of the company. Promoter may or may not be a human being individual. Promoter एक company भी हो सकता है. Even government can be a promoter for government companies. Promoter may or may not be a director. Promoter may or may not be a largest shareholder of the company. ये सब कुछ myths है जो तुम्हारा clear होना चाहिए. So that's all types of officers. Thank you. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. मैं अभी इनकॉर्पोरेशन तुम लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ. इनकॉर्पोरेशन के ऊपर सेक्शन नंबर 7 है, ये रहा आपके सामने, और रूल्स भी है. इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसीजर है ना, वो सेक्शन के अंदर नहीं है, वो रूल्स में है. उन प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, या फिर और एक नाम चलता है स्पाइस प्लस प्रोसीजर. तो प्रोसीजर अलग है, सेक्शन अलग है. लाइन से चलते हैं. पहले सेक्शन. सेक्शन में क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे वो आप रूल्स में देख लीजिए. जब आपका इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा तो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर CRC जो गुड़गांव में, वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा इन फॉर्म नंबर INC 11, जिसके अंदर 2 नंबर होते हैं, सिन नंबर, पैन नंबर. अगर किसी भी व्यक्ति ने एक नकली कंपनी बनवाया है, फेक कंपनी बनवाया है बाय गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन, दैट अमाउंट्स टू फ्रॉड. और फ्रॉड की सजा कंपनी लॉ के अंदर होती है सेक्शन नंबर 447. मिनिमम 6 महीने की जेल, मैक्सिमम 10 साल की जेल, एंड फ्रॉड अमाउंट से लेके 3 टाइम्स द फ्रॉड अमाउंट तक पेनल्टी होती है. अदर कॉन्सिक्वेंसेस, देखो एक डायलॉग है जो हमेशा तुम लोग याद रखना, मैं हाईलाइट कर रहा हूं. Once the certificate of incorporation has been issued, एक बार अगर certificate of incorporation मिल गया, it is deemed, deeming fiction, it is deemed that all the legal formalities required for incorporation have been duly complied with. Now nobody can challenge the incorporation of the company. कंपनी पैदा हो चुका है, आप ये आर्ग्यू नहीं कर सकते कि ऐसी नकली कंपनी बनी नहीं, बन चुकी है. Nobody can challenge the incorporation. बंद तो चुका है पर अब उसको बंद करवाया जा सकता है. कैसे? आप NCLT के पास जाओगे, NCLT कुछ भी कर सकता है. वो उस कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल को चेंज कर देगा, मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड बना देगा, स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, वाइंडिंग अप कर सकता है, एनीथिंग. तो बंद तो गया है कंपनी, पर अब उसको बंद भी किया जा सकता है. ओके, अब हम प्रोसीजर में जा रहे हैं. स्पाइस प्लस क्या फुल फॉर्म है? स्पेसिफाइड प्रोफॉर्मा
इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। ये एमसीक्यू में ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है या गलती कर सकते हैं स्टूडेंट, वो सोचेंगे सिंपल प्रोसीजर, नो इट इज सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। देयर आर 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 है नाम रिजर्व करो। सबसे पहला स्टेप नाम रिजर्व करना होता है, बिकॉज अ कंपनी मस्ट हैव अ यूनिक नेम जिसका नाम किसी और से मैच नहीं करता हो, एकदम यूनिक नेम होना चाहिए। तो वो नाम आप बुकिंग करो सबसे पहले, बिकॉज नाम जल्दी से मिलते नहीं है। यू थॉट ऑफ अ वेरी गुड और क्रिएटिव नेम बट समबडी मे ऑलरेडी यूज दैट नेम और बुक दैट नेम। तो पहले ही जैसे आपके दिमाग में नाम आता है पहले नाम बुक कर दो, ठीक है। 20 डेज तक नाम आपके लिए रिजर्व रहेगा। ओके, नाम रिजर्व करने के लिए आप एमसीए की वेबसाइट पे स्पाइस प्लस बोल के वेब सर्विस से वहां जाइए, वहां पार्ट ए में आप नाम रिजर्व कीजिए। अगर आपके नाम में कुछ गलती है या मैचिंग है तो वो लोग आपको बता देंगे एंड दे विल गिव यू 15 डेज टाइम फॉर रीसबमिशन, कि आप ठीक करके फिर से रीसबमिट कर सको। अगले 20 दिन के अंदर जब तक नाम रिजर्व है आपको स्टेप 2 करना है। फाइल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी ऑफ द स्पाइस प्लस वेब सर्विस विद इन नेक्स्ट 20 डेज। क्या क्या, यहां पर आप सारे फॉर्म नंबर याद नहीं रखोगे तो चलेगा, खाली 2 फॉर्म नंबर याद कर लेना, INC 32 एंड INC 22। बस ये 2 याद कर लोगे तो फॉर्म नंबर चलेगा, और फॉर्म नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, डिटेल्स याद कर लो, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में हमें INC 32 भरना पड़ता है, बेसिकली इन कॉर्पोरेशन के लिए सारे डिटेल्स, एंड इट हैज टू बी सर्टिफाइड बाय CA और CS और CMA और एन एडवोकेट, ठीक है। साथ में आपको मेमोरेंडम अटैच करना पड़ेगा, आर्टिकल्स अटैच करना पड़ेगा। अब स्पाइस प्लस में आपको ना इन कॉर्पोरेशन के अलावा बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे पैन नंबर, टैन नंबर, ESIC, EPF रजिस्ट्रेशन, PTAX रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, बैंक अकाउंट ओपनिंग। तो वो सब सुविधाएं भी आप अवेल कर सकते हो। उसके लिए आपको भरना पड़ेगा अजाइल प्रो S। इसका फॉर्म नंबर होता है INC 35। तुम INC 35 नंबर याद नहीं रखोगे चलेगा, पर नाम याद रखना फॉर्म का क्या है, अजाइल प्रो S। अजाइल प्रो S का फुल फॉर्म है, नाउ यू डोंट हैव टू लर्न द एग्जैक्ट फुल फॉर्म ऑफ अजाइल प्रो S की A से एप्लीकेशन, G से GST, ऐसा नहीं, ठीक है। तुम सिंपल जानते हो ना कि स्पाइस प्लस प्रोवाइड्स यू सेवरल सर्विसेज, कि इनकॉर्पोरेशन के अलावा मुझे पैन, टैन, GST, ESIC, EPFO ये सब मिलता है, बस उसमें से 5-6 लिख देना अपने मन से, ठीक है। नेक्स्ट, आपके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, हु आर सब्सक्राइबर्स, कंपनी चालू करने के पहले जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम लोग शेयर होल्डर नहीं बोलते हैं, उनको सब्सक्राइबर बोलते हैं। तो कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं वो डिक्लेरेशन देंगे, दे मस्ट हैव डिजिटल सिग्नेचर, और डिजिटल सिग्नेचर लगा के डिक्लेरेशन देंगे कि हम लोग जो भी डिटेल्स हम लोग दे रहे हैं सब ट्रू एंड करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट डायरेक्टर्स जो बनते हैं उनका डिटेल्स आपको ROC में जमा करना पड़ता है DIR 12 में, और उनसे कंसेंट लेटर लिया जाता है DIR 2 में कि भाई वी आर रेडी टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन की फीस लगती है। अगर आपकी ऑथराइज कैपिटल 15 लाख के अंदर है तब इनकॉर्पोरेशन का फीस नहीं लगेगा, फीस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट, यू हैव टू सबमिट एड्रेस प्रूफ। आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस प्रूफ होता है ना, या तो टाइटल डीड होगा, या रेंट एग्रीमेंट होगा, टेलीफोन बिल होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, समथिंग, एनी डॉक्यूमेंट विच इज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस, वो आपको जमा करना है। इसमें 2 तरीके हैं। पहला, आप इन कॉर्पोरेशन के टाइम पे स्पाइस प्लस के अंदर ही आप अपना एड्रेस प्रूफ अटैच कर दो, चलेगा। लेकिन अगर उसमें नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप INC 22 जमा कर सकते हो, विच इज नोन एज एड्रेस वेरिफिकेशन, मतलब पूरा प्रूफ ऑफ एड्रेस के साथ जमा कर सकते हो। तो ये 8 पॉइंट्स है टोटल। फॉर्म नंबर 2 ही याद रखोगे तो चलेगा, बाकी अंदर का डिटेल याद होना चाहिए। 2 स्टेप्स हम करेंगे, तीसरा स्टेप सरकार करेगी। सरकार की तरफ से यानी कि CRC की तरफ से, गुड़गांव से, हम लोगों को मिलेगा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इन फॉर्म नंबर INC 11। उसमें 2 नंबर होते हैं, पैन और सिन। सो दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, तो प्रोसीजर हो गया हम लोगों का और सेक्शन भी हो गया। दैट वाज इनकॉर्पोरेशन रिवीजन। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं अभी आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर 1 के अंदर आता है उसका रिवीजन कराने जा रहा हूँ। नाम है OPC, 1 पर्सन कंपनी। OPC का मैं एक शॉर्ट रिवीजन कराने जा रहा हूँ, टोटल 2 पेजेस, एकदम क्विक, फटाफट हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। सर OPC का सेक्शन कौन सा होता है? 2 का 62। उसमें तो बस एक ही बात बोली हुई है, एनी कंपनी विथ ओनली 1 मेंबर एज एन 1 पर्सन एज अ मेंबर इज OPC। तो सेक्शन में कुछ नहीं है, सारा ज्ञान जो OPC को लेके हम लोग पढ़ते हैं ना वो रूल्स में लिखा है। रूल्स का नाम क्या है? कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल्स 2014, ये नाम है, ठीक है।
ओपीसी में एक ही मेंबर होता है और बैकअप के लिए एक नॉमिनी होता है कि अगर कल को ये मेंबर मर गया या कुछ भी वजह से इनकेपेसिटेटेड हो गया तो नॉमिनी हाथों हाथ मेंबर बन जाएगा। तो ओपीसी की खास बात है कि यहाँ एक नॉमिनी होता है, पक्का एक बैकअप के लिए रहता है। इनके मेमोरेंडम में 6 के बजाय 7 क्लॉजेस होते हैं। लास्ट क्लॉज जो 7वां है वो है नॉमिनी क्लॉज। तो नॉमिनी का नाम मेमोरेंडम में लिखा रहता है, प्लस नॉमिनी से ना एक कंसेंट फॉर्म लिया जाता है INC3 और वो आरओसी में जमा भी किया जाता है। तो कोई भी मेंबर अगर मर गया या इनकेपेसिटी हो गया, मतलब मेंटली फिजिकली इनकेपेबल या इंसॉल्वेंट हो गया या जेल चला गया, तो हु विल बिकम द मेंबर? द नॉमिनी विल ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर। अब ओपीसी को लेके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले द एलिजिबिलिटी फॉर बिकमिंग अ मेंबर और अ नॉमिनी, याद रखना 3 क्राइटेरिया। नंबर 1 नेचुरल पर्सन, इंसान, नॉट आर्टिफिशियल पर्सन। सेकंड इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक। और तीसरा है रेसिडेंट और अदरवाइज। ये जो तीसरा कंडीशन है ना, इसमें इन्होंने खुद बोल दिया कि भारत का रेजिडेंट हो या नहीं हो चलेगा। आपको एग्जाम में तीनों लिखना पड़ेगा, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट और अदरवाइज। रेसिडेंट का मतलब है कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आप कम से कम 120 डेज भारत में थे, ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, दैट्स कॉल्ड रेसिडेंट। तो एग्जाम में लिखते वक्त आपको एक बार पूरा ही लिखना पड़ेगा, वहां पे कोई रियायत नहीं है, क्योंकि ऐसे तो आप बोल ही रहे हो कि रेसिडेंट हो या नहीं हो चलेगा, बट फिर भी आपको एक बार पूरा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, एक इंसान कितने ओपीसी में मेंबर या नॉमिनी हो सकता है? आंसर इज 1 एक इंसान एक ओपीसी में मेंबर हो सकता है और किसी एक और ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो सोचो कि मैं ह्यूमन बीइंग मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, आई एम अ मेंबर ऑफ 1 ओपीसी एंड आई एम अ नॉमिनी ऑफ अनदर ओपीसी, दैट इज अलाउड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो जिस ओपीसी में मैं नॉमिनी हूं उस ओपीसी का मेंबर अगर मर गया तो मैं वहां पे मेंबर बन जाऊंगा, प्लस मेरी खुद की भी एक ओपीसी जहां मैं मेंबर हूं, तो मैं दो जगह मेंबर हो गया ना। तो इसका इन्होंने उपाय बताया कि अगर ऐसा कभी सिचुएशन हो जाए कि डेथ की वजह से नॉमिनी बिकम्स अ मेंबर और नॉमिनी किसी और एक ओपीसी में मेंबर ऑलरेडी है, तो वो दो जगह मेंबर हो गया, तो उसके पास 180 दिन का वक्त होता है, वो किसी एक जगह से अपनी मेंबरशिप छोड़ सकता है, ठीक है। रूल नंबर 4, जिस इंसान को आपने नॉमिनी बनाया था क्या वो विड्रॉ कर सकता है? हाँ, मैंने सपोज अपने किसी फ्रेंड को नॉमिनी बनाया, अब झगड़ा हो गया, वो विड्रॉ करना चाहता है, कर सकता है। द नॉमिनी विल गिव अ नोटिस ऑफ विड्रॉवल टू द मेंबर एंड द ओपीसी। मेंबर 15 दिन के अंदर एक नए नॉमिनी को चुन लेगा, उसका कंसेंट फॉर्म ले लेगा INC3, और कंपनी 30 दिन के अंदर आरओसी के पास INC3 जमा करेगी, नए वाले नॉमिनी का कंसेंट फॉर्म, चेंज ऑफ नॉमिनी का फॉर्म INC4, नया वाला मेमोरेंडम, ये सब जमा किया जाएगा। विड्रॉवल नोटिस। अच्छा, मेंबर चाहे तो खुद अपनी मर्जी से भी नॉमिनी को हटा सकता है। आई कैन चेंज द नॉमिनी, मेरी मर्जी, मेरा कंपनी है तो मैं नॉमिनी चेंज कर सकता हूं, सिंपल है। उसके लिए विद इन 30 डेज कंपनी आरओसी के पास जमा करेगा INC3, नए वाले नॉमिनी का कंसेंट फॉर्म, INC4, चेंज ऑफ नॉमिनी का फॉर्म, रिवाइज्ड मेमोरेंडम। अब ओपीसी में आता है कन्वर्जन वाली टॉपिक। एक ओपीसी है जो कन्वर्ट हो रहा है इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो किसी भी कंपनी का जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स, वो आपको बदलना पड़ेगा। तो अगर ओपीसी को आप प्राइवेट पब्लिक बना रहे हो तो पहले ओपीसी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स को आप चेंज करो, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड, ओपीसी में मेंबर एक होता है तो आपको प्राइवेट पब्लिक बनने के लिए नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ डायरेक्टर, कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाओ। थर्ड, आप अपने घर में बैठे बैठे मन से तो कन्वर्ट हो नहीं सकते। इफ द ओपीसी वांट्स टू कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट पब्लिक कंपनी इट हैज टू इन्फॉर्म आरओसी। तो कन्वर्जन का एक फॉर्म होता है INC6, वो आप आरओसी के पास जमा कीजिए। फिर आरओसी आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा जिसमें नई डेट होगी, नया नाम लिखा होगा। यू वर एन ओपीसी, नाउ यू आर बिकमिंग प्राइवेट पब्लिक, तो आपका नाम चेंज होगा ना, तो आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। इस बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन CRC से नहीं मिलेगा, आपके लोकल आरओसी से मिलेगा। सो दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन, वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल। ये रिविजन क्लास है। नेक्स्ट, क्या एक प्राइवेट कंपनी सर ओपीसी में कन्वर्ट हो सकती है? हाँ, जैसे ये टॉपिक आता है स्टूडेंट का डाउट आता है, सर कैन अ पब्लिक कंपनी कन्वर्ट इनटू ओपीसी? सी, देयर इज नो डायरेक्ट प्रोसीजर फॉर दैट. If a public company wants to convert into OPC, first the public company must convert to a private company and then from private company it can convert to OPC. So conversion के लिए 4 steps हैं। सबसे पहले वही आपको प्राइवेट कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल चेंज करना पड़ेगा, पहला स्टेप। सेकंड, सरकार को टेंशन है कि एक प्राइवेट कंपनी ओपीसी बन रही है, छोटी हो रही है, तो कहीं क्रेडिटर्स को दिक्कत नहीं हो, तो दे विल आस्क अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द क्रेडिटर्स। प्लस
प्राइवेट कंपनी में तो 2-4 शेयर होल्डर्स होंगे, तो अब तो एक ही शेयर होल्डर बचेगा क्योंकि ओपीसी, तो बाकी सारे जो शेयर होल्डर्स है वो अपना सारा शेयर एक आदमी को दे देंगे, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना। तो गवर्नमेंट विल आस्क फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी फ्रॉम द मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। फिर कन्वर्जन के लिए आप आरओसी में एक फॉर्म जमा करो INC 6, और लोकल आरओसी आपको खुश होकर एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पकड़ा देगा और आप बन जाओगे ओपीसी। दीज आर द 4 स्टेप्स। सो मैंने यहाँ पे बड़ा क्विकली एक बार ओपीसी का तुम लोगों को रिविजन करा दिया, ठीक है। थैंक यू।